हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कैसे बनते हैं और उनके जीरोज क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच क्या रिलेशन होता है। तो आपने पहले पढ़ा था कि एक डिग्री का पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल इस तरह का होता है। यहाँ a और b दोनों कांस्टेंट होते हैं और a 0 नहीं होता है। तो इसी को अगर आगे बढ़ाया जाए, ये देखिए, ये 0 डिग्री का पोलिनोमियल हो गया और ये 0 डिग्री का पोलिनोमियल हो गया और ये 1 डिग्री का पोलिनोमियल हो गया और ये 2 डिग्री का पोलिनोमियल हो गया, 2 डिग्री का। तो क्वाड्रेटिक मीन्स हैविंग 2 डिग्री। तो 2 डिग्री का पोलिनोमियल जो भी होगा वो क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाता है। और 2 डिग्री का होने के लिए जरूरी है कि a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन जहां से हम डिग्री को डिफाइन करते हैं वो टर्म 0 नहीं होना चाहिए। तो a b c ये तीनों क्या है? कॉन्स्टेंट्स हैं। एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए कैसे कैसे फॉर्मेशन जो है वो बदलता जाता है। इसको हटा दीजिए तो 0 डिग्री, ये ले आइए तो 1 डिग्री और ये भी ले आइए तो 2 डिग्री, है ना। और इसका ये जो है a, ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b x का कोफिशिएंट है और c कांस्टेंट टर्म है या 1 का कोफिशिएंट है। ऐसे तो ये तीनों नंबर्स ही हैं, लेकिन जब इनका खास तरह से कॉम्बिनेशन होता है तो आप देखते हैं कि क्या क्या धमाल हो जाता है। तो आपने देखा है कि px इक्वल टू c केवल कांस्टेंट टर्म रहे, इसका ज्योमेट्रिकल कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं और कैसा हमको मिलता है और उससे हम क्या कंक्लूड करते हैं। या आपने देखा है कि अगर 1 डिग्री का हो इस तरह का तो भी इसको ज्योमेट्रिकली कैसे इंटरप्रेट करते हैं और क्या क्या हमको पता चलता है। तो वैसा ही यहाँ पर है। ऐसे तो ये a b c तीनों कांस्टेंट्स हैं, लेकिन जब इनको इस तरह से कंबाइन किया जाता है तो ये बहुत बड़ी चीज हो जाते हैं ना। ये बहुत बड़ी चीज हो जाते हैं। ये a है, b है, c है, इस तरह से अगर कंबाइन किया जाए और उसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया जाए तो हमको एक खास तरह का स्ट्रक्चर मिलता है। और वो स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इस टाइप का, कुछ यू टाइप का होता है। एंड दिस इज कॉल्ड पैराबोला। कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर हम लें और उसका हम ज्योमेट्रिकली उसको रिप्रेजेंट करें ग्राफिकली, देन वी गेट दिस टाइप ऑफ शेप विच इज कॉल्ड अ पैराबोला। तो ये जो पैराबोला है ये कहाँ होगा? कोऑर्डिनेट प्लेन में हमारे, और किस तरह का होगा ये सब डिसाइड करते हैं ये तीनों ए बी सी। ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस x और y है, ओरिजिन है। तो इस तरह का मिल सकता है, ठीक है, इस तरह का मिल सकता है, ऐसा मिल सकता है, ऐसा मिल सकता है, या ऐसा मिल सकता है, ऐसा, ऐसा या ऐसा, इस तरह का, है ना, ऐसा मिल सकता है। तो अनेक तरह के मिल सकते हैं पैराबोला। तो कैसा पैराबोला मिलेगा, कहाँ सिचुएटेड होगा और कहाँ कहाँ से गुजरेगा प्लेन में, ये हमको इनके वैल्यूज से पता चलता है। a कितना है, b कितना है, c कितना है। अगर a पॉजिटिव है तो ये ऊपर की तरफ खुलता है, a नेगेटिव है तो ये नीचे की तरफ खुलता है, इस तरह से। b से हमको पता चलता है कि ये y एक्सिस से कितना शिफ्टेड है
और सी से हमको पता चलता है कि ये वाई एक्सिस को किस हाइट पर काटता है, ठीक है, किस हाइट पर काटता है, ओरिजिन से नीचे या ओरिजिन से ऊपर। वाई एक्सिस को किस हाइट पर काटता है ना, तो ये हाइट, ये सी, ये हाइट, ये सी। तो इस तरह से ये केवल नंबर्स ही नहीं है, अलग अलग हैं तो ये नंबर्स है, लेकिन इस तरह कंबाइन हो गए तो फिर ये बहुत जादू दिखाते हैं। तो जैसे हमने देखा था कि 0 डिग्री का पॉलिनोमियल, उसका कोई जीरो नहीं होता है। 1 डिग्री का पॉलिनोमियल, उसका एक जीरो होता है। इसी तरह से 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, इसके 2 जीरोज होते हैं। और वो जीरोज हमको कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, जहां पर ये पैराबोला एक्स एक्सिस को काटता है, वहां पे हमको जीरोज मिलते हैं। तो जब 2 जीरोज होते हैं तो मतलब एक्स के 2 वैल्यूज होते हैं, जो कि इसको पी एक्स को 0 बनाते हैं, ठीक है। तो इफ पी एक्स इक्वल टू 0, मतलब कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो x के 2 वैल्यूज हमको मिलेंगे जो कि इस LHS को RHS के बराबर कर सके, है ना। तो एक को अगर हम अल्फा कह दें और दूसरे को अगर हम बीटा कह दें, ये जो नोटेशन है ये बहुत पुराने जमाने से चला आ रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं उनको एक को अल्फा से और एक को बीटा से दिखाया जाए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर जब आप पढ़िएगा तब भी आप ये सब चीजें देखिएगा, तो इसलिए अभी देखिए। तो एक अल्फा है और एक बीटा है, मतलब कि अगर x की जगह पर हम अल्फा रख दें तो भी ये 0, और x की जगह बीटा रख दें तो भी ये 0, बस, और कुछ भी रखने से 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब कि एक जो फैक्टर बनेगा हमारा वो ऐसा बनेगा x माइनस अल्फा, और दूसरा जो फैक्टर बनेगा वो x माइनस बीटा, है ना। इस पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर्स बनेंगे, x इक्वल टू अल्फा, x इक्वल टू बीटा, यहां से बना x माइनस अल्फा और यहां से बना x माइनस बीटा, ठीक है। तो अब अगर हमारा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अल्फा एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, और यहां पर एक कांस्टेंट लगा दीजिए जिसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो अब इनका अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमको ये चीज मिलेगी, है ना। और इन दोनों फैक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको ये मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, k से सबको मल्टीप्लाई कर दें तो k इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस k अल्फा इंटू बीटा। ये किसका वैल्यू है, इसका वैल्यू है, मतलब कि एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर तो दोनों का कोफिशिएंट सेम होगा, इनका x का कोफिशिएंट यहाँ x के कोफिशिएंट के बराबर होगा और कांस्टेंट टर्म के बराबर होगा। तो देयरफॉर k इक्वल टू a, ये निकल गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से इक्वेट करने पर, इसी तरह से x के कोफिशिएंट को करें अगर तो हमको क्या मिलता है, माइनस k अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू b, और k का क्या वैल्यू निकाला है, a निकाला है, इसलिए माइनस a
अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी, और इसलिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। देखिए ये एक रिजल्ट हमारे पास आया है ना। और नेक्स्ट अब क्या बचा, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से, तो c इक्वल टू के अल्फा इंटू बीटा, तो k है कितना a, तो इसका मतलब हो गया कि c इक्वल टू ए अल्फा बीटा, और फाइनली अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। देखिए ये एक दूसरा रिजल्ट हमारे पास आ गया है ना। तो k का वैल्यू a और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी बाई ए। अब इसको गौर से देखिए, ये क्या है, ये एक जीरो है इस पॉलिनोमियल का, और ये दूसरा जीरो है। तो यहां हम क्या कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर रहे हैं, ये सम ऑफ जीरोज है। और इधर क्या है, b है a है, तो b क्या है, x का कोफिशिएंट है, a क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। मतलब यहाँ पर कोफिशिएंट्स का मामला है और यहाँ पे जीरोज का मामला है। तो ये रिलेशन क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि जीरोज और जो हमारा पॉलिनोमियल है उसके कोफिशिएंट्स के बीच कैसा रिश्ता नाता है। इसी तरह से यहाँ पर ये दूसरा रिजल्ट है, ये भी जीरोज है, अल्फा जीरो है बीटा जीरो है, ये जो है ये कोफिशिएंट है 1 का, या ये कांस्टेंट टर्म है, और ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो यहाँ भी हमको एक दूसरा रिलेशन मिलता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच का। तो सम ऑफ जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच और प्रोडक्ट ऑफ जीरो और कोफिशिएंट्स के बीच, ये रिलेशन हमको दो रिलेशंस मिलते हैं, और ये बहुत ही अहम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इनका बहुत ही बड़ा योगदान है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या इक्वेशंस को आगे पढ़ने में। तो अल्फा प्लस बीटा, ये भी एक जीरो है और ये भी एक जीरो, ठीक है, और माइनस बी बाई ए, ये क्या है, तो b है कोफिशिएंट ऑफ x, और ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है, ये एक जीरो है और ये भी एक जीरो है पॉलिनोमियल का, है ना। तो इसका क्या निकला, c बाई ए, मतलब c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमको दो बातें मिलती हैं, और दोनों में हमको क्या मिलता है कि जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच क्या रिलेशन है। ये दोनों रिलेशन हमको मिलते हैं कि अगर दोनों जीरोज को सम किया जाए तो इसके बराबर होगा, और दोनों का प्रोडक्ट किया जाए तो इसके बराबर होगा। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और बहुत ही पूछे जाते हैं, इसलिए इनको ठीक से आपको समझना और जानना जरूरी है। तो सबसे कॉमन जो पूछा जाता है सवाल ऑलमोस्ट हर एक साल, वो ये रहता है कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, तो आप इसके जीरोज को फाइंड आउट कीजिए, और ये जो दोनों रिलेशंस हैं उनको वेरीफाई कीजिए। कहेंगे कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। तो एक अगर हम कोई पॉलिनोमियल ले लें, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर
प्लस 7x प्लस 12। मान लीजिए कि ये हमारा पॉलिनोमियल है ना। और सबसे पहले हमको इसका जीरो निकालना है। तो जीरो निकालने के लिए हम फैक्टर्स निकालेंगे और फिर फैक्टर से हम जीरो बताएंगे। तो फैक्टराइजेशन कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12, 3 and 4 7 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज 12। ये हो गया 12x स्क्वायर। तो x को निकाल दें कॉमन, x प्लस 3 और यहाँ पर 4 को निकाल दें, x प्लस 3। तो दो फैक्टर हमको मिल गए, x प्लस 3 और x प्लस 4, है ना। तो यहां से एक जीरो क्या मिला, x इक्वल टू -3 और दूसरा जीरो क्या मिला, x इक्वल टू -4। ठीक है। इसको अगर हम इस वाले वैल्यू को अगर अल्फा कह दें और इस वाले को अगर बीटा कह दें, लेट अल्फा इक्वल टू -3 एंड बीटा इक्वल टू -4। अब नेक्स्ट क्या करना है, जो दोनों रिलेशंस अभी हमने बताए थे उनको वेरीफाई करना है। मतलब कि क्या सच में अल्फा और बीटा को ऐड किया जाए तो -b/a के बराबर होता है या नहीं होता है। तो पहले हम अल्फा और बीटा को ऐड कर देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3 और प्लस -4 दैट इज -7। ये आया। अब ये किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। तो इसको भी देख लीजिए, b कितना है, b है ये 7 और a कितना है, a है 1 दैट इज -7। तो इस तरह से आप देखिए कि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू आया, जो हमने निकाला उसके अनुसार उतना ही वैल्यू किसका आया, -b/a का। दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b/a, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है। इसी तरह से दूसरा जो है अल्फा इंटू बीटा वाला, तो वो करिए, उसको भी चेक कर ले। ये हमारा वेरीफाई हो गया, है ना। तो नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा है -3 और बीटा है -4, तो हो गया कितना 12। और अब c/a देखिए, c है हमारा कितना 12 है और a है कितना 1 है दैट इज 12। तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ये दोनों रिलेशंस हमारे जो हैं ये वेरीफाइड हो गए। तो वेरीफाइड, इस तरह का सवाल सबसे कॉमन पूछा जाता है। तो पॉलिनोमियल अलग अलग ढंग के होंगे, कहीं रूट होगा या माइनस होगा या और जो भी डिजिट हो, और आप उसको क्या करिए, फैक्टराइज कीजिए। फैक्टराइज करके दोनों आपको जीरोज मिल जाएंगे, एक को अल्फा एक को बीटा कहिए, और उसके बाद इस तरह से अल्फा प्लस बीटा निकाल के रख लीजिए और देख लीजिए कि ये इसका वैल्यू इसके बराबर हो रहा है। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा निकाल के रख लीजिए और देखिए कि c/a का वैल्यू इसके बराबर हो रहा है। तो इस तरह से ये दोनों रिलेशन जो है ये वेरीफाई हो जाते हैं। तो इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्लास में भी कुछ करेंगे। तो आगे के क्लास में हम लोग इनसे रिलेटेड सवालों को देखेंगे और कुछ बनाएंगे इम्पोर्टेंट सवाल जो एग्जाम में आने लायक हैं। तो बस थैंक यू बच्चों।